इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन भाग 4। इसमें हम महात्मा गांधी का जन अनुरोध निस्संदेह कपट से मुक्त था, यहाँ तक हम भाग 3 में पढ़े थे। अब इसके आगे शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, जो आंदोलन महात्मा गांधी ने किया, जिसकी शुरुआत किए हो, वो सारा नफरत और स्वार्थ को छोड़कर बिना कपट का, बिना कोई झोल झपटा का, वो देश के लिए किए। किसी के लिए, दूसरे के लिए किए थे? नहीं। अपने के लिए किए थे? नहीं, देश के लिए किए। और भारतीय राजनीति के संदर्भ में तो बिना किसी पूर्व उदाहरण के यह भी कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद के आधार को और व्यापक बनाने में उनकी सफलता का राज उनके द्वारा सावधानी पूर्वक किया गया संगठन ही था, जिसके वजह से हमें आजादी मिला। भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग जगहों पे कांग्रेस की नई शाखाएं खोल दी गई थी, अलग अलग उसका डिपार्टमेंट खोल दिया गया, ऑफिस खोल दिया गया। और रजवाड़ों में जितने भी राजे यहाँ पर थे, मतलब राजा लोग थे, तो रजवाड़ों में राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए प्रजा मंडलों की एक श्रृंखला स्थापित की गई कि भैया तुम राजा के अंदर में ये बात डाल दो। गांधी जी ने राष्ट्रवादी संदेह का संचार शासकों की अंग्रेजी भाषा की जगह मातृभाषा में करने को प्रोत्साहित किया। गांधी जी ने बोला कि अंग्रेजी भाषा नहीं, उस इलाके के उसी मातृभाषा में ऐलान करो कि भैया ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि मातृभाषा लोग अधिकतर समझ पाते हैं। बाकी भाषा नहीं समझे, लेकिन मातृभाषा समझ पाते हैं। इस प्रकार की हम बात करेंगे तो कांग्रेस की प्रांतीय समिति ब्रिटिश भारत की कृत्रिम सभाओं और कृत्रिम सीमाओं की अपेक्षा भाषाई क्षेत्र पर आधारित थी। समझना यहाँ पर कि कांग्रेस की जो प्रांतीय समिति थी वो कृत्रिम सीमाएं नहीं, एक तरीके से भाषाई क्षेत्र पर आधारित थी। जो भी हो रहा था भाषा की वजह से ही आंदोलन हो रहा था। मराठी में जाओगे तो मराठी बोलते थे, महाराष्ट्र में जाने के बाद गुजरात पंजाब में जाओ तो गुजराती पंजाबी, राजस्थान में राजस्थानी, गुजरात में मरवाड़ी भी चलता है, वहां पर कच्छ भाषा चलता है, वो भी बोला जाता था। तमिलनाडु में जाओगे, आज का हैदराबाद आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पर तेलुगु चलता है। तमिलनाडु में जाओगे तो तमिल हो गया। कर्नाटक में केरल का भाषा अलग अलग था। तो इन सब इलाकों में अलग अलग भाषा का ही सृजन होते रहा। और आपको केरल में संस्कृत भी बहुत ज्यादा चलता है, कर्नाटक में भी संस्कृत चलता है, तो संस्कृत में भी बहुत ज्यादा प्रचार किए गए थे। संस्कृत में भी भाषण लिखा गया, संस्कृत में भी बहुत सारे श्लोक लिख दिए गए कि भैया तुम आंदोलन करो, कुछ भी करो, लेकिन करो देश के लिए करो, अपने के लिए नहीं। इन अलग अलग तरीकों से राष्ट्रवाद देश के सुदूर हिस्सों तक फैल गया, दूर दूर हिस्सों तक, गांव गांव तक फैल गया। अब इसमें वे सामाजिक वर्ग भी शामिल हो गए थे जो अभी तक इससे अछूत थे, जो नहीं जानते थे वो भी अब शामिल हो चुके थे। अब तक की हम बात कर लेंगे यहाँ पर। तो कांग्रेस के समर्थकों में कुछ बहुत ही समृद्ध व्यापारी और उद्योगपति शामिल हो गए थे, कुछ मतलब वहां पर पैसा देने के लिए शामिल हो चुके थे। भारतीय उद्यमियों ने यह बात जल्द ही समझ ली कि उनके कौन से समझना यहाँ पर कि भारतीय उद्यमियों ने, जितने भी बिजनेसमैन थे, तो वो लोग समझ गए थे कि यह बात जल्द ही समझ ली गई कि उनके कौन, अंग्रेज प्रतिद्वंदी आज जो लाभ पा रहे हैं स्वतंत्र भारत में, ये चीजें समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए मिल जाओ, दोनों की तरफ रहो। तो बिजनेसमैन दोनों की तरफ थे, लेकिन ज्यादा फायदा गांधी जी को पहुंचाए। गांधी जी को भी फंड दिए, उत्सव को भी फंड दिए। काम था भैया देना ही है, नहीं दोगे तो आपका रोजी रोटी छीन लेंगे ये लोग। तो जीडी बिरला, आप नाम सुने होंगे जिसके नाम पर बिरला ग्रुप ऑफ कंपनी आज खड़ा है। तो जीडी बिरला जैसे कुछ उद्यमियों ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया, जबकि अन्य ने ऐसा मौन रूप से किया। तो जीडी बिरला खुले मन से एकदम बोले कि यार लड़ेगा रे अपन, और बाकी पीछे से थे लेकिन साथ में थे। धीरे धीरे सब लोग समर्थन देने लगे। तो इसी प्रकार गांधी जी के प्रशंसकों में, गांधी जी की प्रशंसा करने में गरीब किसान और धनी उद्योगपति दोनों ही थे, दोनों ही शामिल हो गए। हालांकि हम बात करेंगे तो किसानों द्वारा गांधी जी का अनुकरण करने के कारण, समझना यहाँ पर कि हालांकि
किसानों ने गांधी जी का अनुकरण, अनुकरण मतलब होता है उनका कॉपी करना है, तो अनुकरण करने के कारण उद्योगपति के कारणों से कुछ भिन्न और संभवतः परस्पर विरोधी थे। इसमें कुछ उद्योगपति और वो लोग भी विरोधी थे, लेकिन यहाँ पर बात बताया जा रहा है कि किसानों द्वारा गांधी जी का अनुकरण करने के कारण, किसके? उद्योगपतियों के कारणों से, उद्योगपतियों के कारणों से कुछ भिन्न, कुछ अलग और संभवतः परस्पर विरोधी थे। अब समझना कि इन लोगों के कारणों की वजह से कौन कौन लोग इनके विरोधी थे। यहाँ पर बताया जाता है कि हालांकि महात्मा गांधी की स्वयं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन गांधीवादी राष्ट्रवाद मतलब समझना यहाँ पर कि गांधीवादी राष्ट्रवाद का विकास बहुत हद तक उनके अनुयायियों पर निर्भर करता था, कि गांधीवादी बात पर चलते हैं कि दूसरे वादी बात पर चलते हैं, ये केवल उनके साथ रहना, उनका समर्थन करना, उनका कॉपी करने वालों पर ही निर्भर था। भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध क्या चाहते थे? तो महात्मा बुद्ध चाहते थे कि हम लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को एक अच्छे राह पर ले चलें। महात्मा बुद्ध कभी ये नहीं चाहते थे कि बौद्ध धर्म, बुद्ध और बौद्ध में अंतर है। तो बुद्ध क्या चाहते थे कि एक नया समाज आए सामने, और उनके अनुयायियों ने उन बुद्ध को बौद्ध धर्म का नाम दे दिया, बुद्ध को बौद्ध, और उसको धर्म बनाकर चलाने लगे। आज अनेकों प्रकार की लोग बातें बोलते हैं, लेकिन क्या वो बातें उनकी है जिन्होंने इनकी शुरुआत की थी? तो ये सब हमें समझना होगा, दूसरा कोई कहां से समझ लेगा। और बात यहां पर आ जाए तो 1917 की बात कर लेते हैं। तो 1917 और 1922 के बीच भारतीयों के एक बहुत ही प्रतिभाशाली, समझना यहाँ पर कि भारतीयों के एक बहुत ही प्रतिभाशाली वर्ग ने स्वयं को गांधी जी से जोड़ लिया। उनका नाम क्या था? वो थे कौन? उनमें महादेव देसाई, नाम सुनना, महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जेपी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, गोविंद बल्लभ पंत। ये कहाँ के थे? ये आपको हमको बताना है। गोविंद बल्लभ पंत, उसके बाद से सी राजगोपालचारी शामिल हो गए थे। तो ये दिग्गज नेता जब सामने शामिल हो गए, सब में आ गए, तो समझो कि कितनी बड़ी क्रांति हुई होगी। अब इनके साथ में जयप्रकाश नारायण भी थे, और जयप्रकाश नारायण की पत्नी भी थी प्रभावती जी। आगे देखते हैं कि गांधी जी के ये घनिष्ठ सहयोगी जितने भी थे ना, जिनका नाम अभी हमने लिया है, ये घनिष्ठ सहयोगी विशेष रूप से भिन्न भिन्न क्षेत्रों के साथ ही भिन्न भिन्न धार्मिक परंपराओं से भी आए हुए थे। इसमें देश भर के अलग अलग लोगों से आए हुए लोग थे, ऐसा नहीं कि एक ही जगह से लोग आ गए होंगे। इसके बाद उन्होंने अनगिनत अन्य भारतीयों को कांग्रेस में शामिल होने और इसके लिए काम करने के लिए प्रेरित किया कि भैया आप कांग्रेस के लिए आओ, कांग्रेस में आओ और देश के लिए काम करो। महात्मा गांधी फरवरी 1924 में जेल से रिहा हो गए। क्या हो गए? रिहा हो गए, मतलब आजाद उनको कर दिया गया। अब उन्होंने अपना ध्यान घर में बुने कपड़े, मतलब खादी को बढ़ावा देने तथा छुआछूत को समाप्त करने पर लगा दिया गया। अब हम अपने खादी को बढ़ावा देंगे और छुआछूत को टोटली क्लोज। तो गांधी जी राजनीतिक की बात यहाँ पर कर लेंगे। तो गांधी जी राजनीतिक जितने थे, यहाँ पर समझना कि राजनीतिक मतलब क्या? तीन तेरे सब करना जानो। तो गांधी जी राजनीतिक जितने थे उतने ही वे समाज सुधारक भी थे। अगर राजनीति में तीन तेरे करना जानते थे तो समाज को सुधारने के लिए 4-24 काहे नहीं कर सकते भैया? तो उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता के लायक बनने के लिए भारतीयों को बाल विवाह और छुआछूत जैसे सामाजिक बुराइयों से मुक्त होना पड़ेगा। क्योंकि जिस समय ये लड़ाई चल रही थी, 1924 की बात है, तो उस समय बाल विवाह एक बहुत चरमपंथी पर था कि लड़का 17 का है, लड़का 16 का है, लड़की 14 की है, 12 की है, शादी हो गया। दूसरे की क्या बताता हूं, हमारे ही घर की बात ले लो ना। हमारे जब दादा शादी किए थे तो उस समय उनकी पत्नी, मतलब दादी जो थी,
वो 14 साल की थी, ठीक है। और शादी के कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद उनका मतलब किसी कारणवश मृत्यु हो गया, मर गई वो। तो फिर दादा बोले कि अब क्या करे क्या करे, तो उन्हीं के घर वालों ने फिर सलाह दिया कि उनकी छोटी बहन को उठा लाओ। तो बड़ी बहन को तो उठा लाए, तो फिर साली को भी उठा लाए। तो उनकी उम्र उस समय 12-13 साल के करीब में थी। कितना? 12-13 साल के करीब में। और वो बताती थी कि हम इतने छोटे थे कि कभी कभी हमको काम दिया जाता था तो वहीं पर सो जाते थे। अरे 12-13 साल की लड़की क्या समझेगी भैया? वो उस जमाने में, आज तो मोबाइल है, टेलीफोन है, हर चीज है, लेकिन उस जमाने में तो कुछ नहीं था, ससुराल रेडियो भी नहीं था, तो क्या समझेगी? बाप मतारी पढ़ाते भी नहीं थे, तो क्या समझेगी? तो ऐसा ही धीरे 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 वो लोग बढ़ते गए। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बाल विवाह खत्म होने लगा था। तो देखो, हम अपने घर की ही बुराइयां बता रहे हैं, बुराइयां नहीं बता रहे हैं, उस समय का ये जो चलन था उस चलन को बता रहे हैं कि क्या चलता था। तो गांधी जी ने कहा कि अगर आजादी चाहिए तो आजादी लायक बनो, उसके लिए बाल विवाह को रोक दो और छुआछूत जैसे सामाजिक बुराइयों से मुक्त होना ही पड़ेगा, तभी जाकर हम आजाद हो पाएंगे। एक मत के आधार पर देखा जाए तो एक मत के भारतीयों को समझना है। आप मत मतलब का एक रास्ते पे, तो एक मत के भारतीयों को दूसरे मत के भारतीयों के लिए सच्चा संयम लाना होगा। एक पहलू का जो लोग है दूसरे पहलू के लोगों के बीच में एक सम्माननीय भाव होना चाहिए, संयम होना चाहिए, ठहराव होना चाहिए और एक सोच समझकर करने की प्रक्रिया होनी चाहिए। और इस प्रकार उन्होंने हिंदू मुसलमानों के बीच सौहार्द पर बल दिया कि भैया हिंदू मुसलमान मिलो। इसी तरह आर्थिक स्तर पर भारतीयों को, मतलब जमीनी स्तर पे, कमाई के स्तर पर भारतीयों को स्वावलंबी बनाना, मतलब आत्मनिर्भर बनाना। क्या चीज? स्वावलंबी बनाना, जिसका नारा आज चल रहा है आत्मनिर्भर भारत। तो हर किसी को आत्मनिर्भर बनाना सीखना होगा। ऐसा करके उन्होंने समुद्र पार से आयातित, मतलब समुद्र के पार से जो भी माल आता था, आयातित मिल में बने वस्त्रों के स्थान पर खादी पहनने की महत्व पर जोर दिया कि विदेशों के कपड़ा नहीं पहनेंगे, खादी पहनेंगे। लेकिन आज यही थोड़ा क्या हो रहा है कि आज मतलब समझो आप कि सबसे ज्यादा आज युवाओं में ट्रेंड है विदेशी कपड़ा का। जो कपड़ा मैं पहनता हूं ये विदेशी कपड़े नहीं है, ये भारतीय कपड़े हैं। क्या है? भारतीय कपड़े हैं, ये भारत में ही डेवलप होते हैं, ये खादी नहीं है, ये खादी ही है, सूती वस्त्र है। क्या है? सूती वस्त्र है। तो पहले सूती को तो खादी बोला गया था ना। और जो कपड़ा मैं अभी पहना हुआ हूं, जिसको पहन कर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये खुद खादी का कपड़ा है। क्या चीज कपड़ा है? खादी का कपड़ा है। तो खादी का महत्व जो समझता है वही खादी पहन सकता है, और जो नालायक खादी का महत्व नहीं समझेगा कभी समझ ही नहीं पाएगा। तो हमारी बलिदान तो शुरू हो गया था, पता है कब से? जब मैं 6, 7, 8 क्लास में था तब से ही। उस समय भी अपने खिलाफ बुराइयां नहीं सुन सकता था, चाहे बच्चा हो, टीचर हो, फ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो। सही से ही था कि हम स्कूल लाइफ में बताते हैं, जब हमने आकर शहर में पढ़ाई चालू किया तो उस समय अगर सही है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि भैया हमको झुका देवे। अगर गलत है तो हमारी हिम्मत नहीं होती है किसी के सामने आंख उठाने का। गलत है तो गलती मान लेते हैं, लेकिन यही सच्चाई हो हमारे बातों में तो लोगों को झुकाना भी आता है। तो यही बोला जाता है ना, बहादुर वही कि समय पर झुकना भी जाने और समय आने पर झुकाना भी जानता हो, उसी को बोलते हैं महान, उसी को बोलते हैं असली हिंदुस्तानी, उसी को बोलते हैं असली हिंदू, सनातनी। तो हिंदुस्तानी होने का गर्व फील करो ना भैया, हिंदुस्तानी होने का गर्व फील करो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मुसलमानों में नहीं है, सब में होता है ये बातें। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह मतलब नमक वाला कानून को तोड़े थे तो वहां का नाम था नमक सत्याग्रह। तो नजदीक से एक नजर यहाँ पर डाल लेते हैं कि नमक सत्याग्रह क्या था। तो असहयोग आंदोलन कहाँ चालू हुआ? चंपारण से चालू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन क्या हुआ? असहयोग आंदोलन समाप्त होने के कई वर्षों बाद तक महात्मा गांधी ने अपने को समाज सुधारक कार्य पर केंद्रित रखा था
और 1928 में उन्होंने पुनः राजनीति में प्रवेश करने की सोची, राजनीति में प्रवेश किए और उस वर्ष उसी साल सभी श्वेत, समझना यहाँ पर, सभी श्वेत सदस्यों वाले साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन एक्ट था। तो साइमन कमीशन जो कि उपनिवेश की स्थिति की जांच पड़ताल के लिए इंग्लैंड से भेजे आए थे वो जांच करने के लिए, तो उसके विरुद्ध अखिल भारतीय अभियान चलाया जा रहा था। क्या चीज? अखिल भारतीय अभियान। भारतीय अलग, भारतीय बाकी सब हट भाग यहां से। तो गांधी जी ने स्वयं इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था, पर उन्होंने इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद दिया था तथा इसी वर्ष बरदोली में होने वाले एक किसान सत्याग्रह के साथ भी उन्होंने ऐसा किया था कि अपना पीछे से साथ दिया। लेकिन बात यहाँ पर समझना, यहाँ पर समझने वाली बात आ जाती है। क्या समझने वाली बात है? कि आंदोलन को अपना आशीर्वाद दिया था तथा इसी वर्ष क्या नाम है? बरदोली। तो बरदोली में होने वाले एक किसान सत्याग्रह के साथ, किसान सत्याग्रह जो कर रहा था उसके साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया, साथ तो नहीं लेकिन आशीर्वाद दिए थे। तो 1929 में 28 की बात खत्म हो गई, 29 की बात चली आती है। तो 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में रखा था। कहां पे? लाहौर में रखा था। यह अधिवेशन दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चुना जाना, जो युवा पीढ़ी को नेतृत्व की छड़ी सौंपने का प्रतीक था कि युवा पीढ़ी को हम नेतृत्व सौंपते हैं। और पूर्णतः यहाँ पर बात कर लेंगे तो पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा वहीं पर होने वाली थी। पूर्ण स्वराज और पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा। अब राजनीति की गति एक बार फिर चढ़ गई थी। भैया पूर्ण स्वराज मांगोगे, अब पूर्ण राजस्व, तो मामला तो गड़बड़ होगा ही ना, क्योंकि अंग्रेजों का कब्जा था उस समय, तो दिक्कत वाली बात थी। तो 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थलों पर, 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थलों पर मतलब अलग अलग जगहों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। याद रहेगा? ऑफ कोर्स याद रहेगा। तो गांधी जी ने स्वयं सुस्पष्ट निर्देश देकर साफ साफ बताया कि इस दिन को कैसे मनाया जाना चाहिए, मतलब 26 जनवरी 1930 को कैसे मनाया जाना चाहिए उसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यदि मतलब स्वतंत्रता यदि स्वतंत्रता की उद्घोषणा सभी गांवों और सभी शहरों यहां तक कि अच्छा होगा, मतलब सभी गांव और सभी शहरों में की जाए तो अच्छा होगा। अगर सभी जगहों पर एक ही समय में, सभी जगह पे एक ही समय में संगोष्ठियां हो, मतलब उद्घोष हो, पूरा जश्न हो, पूरा ढोल नगारा बजाया जाए तो ही अच्छा होगा। तो ये देख लेना, यहां तक कि, और जो बीच में डॉट है उसका मतलब ये पूरा लाइन है, यहां तक कि अगर सभी जगहों पर एक ही समय में संगोष्ठियां हो तो अच्छा होगा। ये लाइन का मतलब समझ लेना जो यहाँ पर डॉट दिया गया है, याद रहेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये बातें अपनी देश की है, अपने जुड़ाव की है, अपने लगाव की, अपनी मिट्टी की, अपनी माँ की है, जरूर याद रहेगा। तो गांधी जी ने सुझाव दिया कि नगारे पीटकर, जिस तरह राजे महाराजे करवाया करते थे, तो नगारे पीटकर पारंपरिक तरीके से संगोष्ठियां, मतलब उद्घोषणा के समय जब हम बोलेंगे तो उद्घोषणा के समय घोषणा की जाए। राष्ट्रीय ध्वज को फहराए जाने से समारोह की शुरुआत होगी, राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाएंगे, समारोह चालू। दिन का बाकी हिस्सा किसी रचनात्मक कार्य में, चाहे वह सूत काटना हो, धागा बनाना हो, अथवा अछूतों की सेवा, अथवा हिंदुओं और मुसलमानों का पुनर्निर्माण, चाहे पुनर्मिलन, जो फिर से मिलाया जाता है ना हिंदू मुसलमानों को, तो पुनर्मिलन अथवा निषिद्ध कार्य, मतलब कि कोई इसमें अपना स्वार्थ नहीं, अपना स्वार्थ को छोड़कर निषिद्ध कार्य अथवा ये सभी एक साथ करने में व्यतीत होगा पूरा दिन भर। और यहाँ पर देखा जाए तो यह संभवतः बात क्या हो जाती है, यह संभव नहीं है। यहाँ पर बताया जाता है यह संभव नहीं है। कैसे?
फिर से सुनो आप, कि धागा बनाया जाए और अछूतों की सेवा अथवा हिंदुओं और मुसलमानों को पुनर्मिलन अथवा निषिद्ध कार्य अथवा ये सभी एक साथ करने में व्यतीत हो पूरा दिन, ये तो बात खत्म हो गई। और यह असंभव नहीं है, मतलब ये जो पूरा कार्य है ये असंभव नहीं है, संभव है, हो सकता है, बस जरूरत है हमें करने का। करने के लिए ठान लेंगे तो क्या नहीं कह सकता है। आज के जमाने में अगर कुछ सोचा जा सकता है तो उसको क्रिएट भी किया जा सकता है। इसमें और जो भी इनका सम्मेलन हो रहा था तो इसमें शामिल, मतलब इसमें शामिल होने वाले, चाहे इसमें भाग लेने वाले लोग दृढ़ता पूर्वक यह प्रतिज्ञा लेके, ये शपथ ले, ये कसम खाए कि अन्य लोगों की तरह भारतीय लोगों को भी स्वतंत्रता और अपने कठिन परिश्रम के फल का आनंद लेने का उदाहरणीय आधार, चाहे उदाहरणीय अधिकार है, मतलब उदाहरणीय मतलब एक उदाहरण के अनुसार अधिकार है। और यह कि यदि कोई भी सरकार लोगों को इन अधिकारों से वंचित रखती है या उनका दमन करती है तो लोगों को इन्हें बदलने अथवा समाप्त करने का भी अधिकार है। ये बातें भी यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, अब 3.1 देखते हैं डांडी थोड़ा लंबा चलेगा, देखते हैं इसमें कितना तक जाता है। स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद, मतलब 26 जनवरी 1930 के तुरंत बाद महात्मा गांधी ने घोषणा की कि ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानून, सबसे घटिया कानूनों से एक, जिसने नमक के उत्पादन और बिक्री पर राज्य को एकाधिकार दे दिया है, लेकिन राज्य का एकाधिकार नहीं होगा, उसको तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे। उसी को नाम था दांडी मार्च, दांडी यात्रा। तो नमक एकाधिकार से जिस मुद्दे का उन्होंने चयन किया था वह गांधी जी की कुशल साझेदारी का एक अन्य उदाहरण था। और प्रत्येक भारतीय घर में नमक का प्रयोग अपरिहार्य था, मतलब हर घर में नमक का इस्तेमाल तो था ही, लेकिन इसके बावजूद उन्हें घरेलू प्रयोग के लिए भी नमक बनाने से रोका गया था। घरेलू काम के लिए नमक नहीं बनाना है, इसके लिए रोका गया था कानून के अनुसार से। तो ये सारा कानून तोड़ना चाहते थे। तो इस तरह उन्होंने दुकानों से ऊंचे दाम पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया गया कि जो नमक मिल रहा है खरीदो चुपचाप। नमक पर राज्य का एक अधिकार बहुत लोकप्रिय था। इसी को निशाना बनाते हुए गांधी जी अंग्रेजी शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष को संगठित करने की सोच रहे थे कि भैया इसको किस तरह हम अब ठीक तरीके से कर सकते हैं। तो दांडी यात्रा मार्च 1930 का तस्वीर आपको नीचे दिख रहा है। और इसको ठीक करने के लिए गांधी जी एक आंदोलन चालू किए। शायद चप्पल पहने हुए है कि नहीं पहने हुए नहीं मालूम चल रहा है, लेकिन लग रहा है कि पैर में एक चप्पल तो है। तो उस समय ये लोग चमड़ा का ही चप्पल पहना करते थे, जिस तरह आज भी लोग चमड़ा का चप्पल पहनते हैं। कुछ बदलाव तो है नहीं, वही है, सेम चीज है। तो अधिकांश बात कर लेंगे तो अधिकांश भारतीयों को गांधी जी की ही इस चुनौती का महत्व समझ में आ चुका था, किंतु अंग्रेजी सरकार को नहीं समझ में आया था कि गांधी क्या चाहता है, क्योंकि गांधी को तो गैंडी बोलते थे, मोस्ट पावरफुल गैंडी। अरे गैंडी ससुरा मेरे सामने होता तो मार के तुम्हारा गांड फुला देते। हमारे नेता को गांडी गांडी बोलता था सब, गधा। तो छोड़ो इनकी बातों को, सामने तो है नहीं, लेकिन अंग्रेजी सामान को बहिष्कार करो, बदला पूरा हो जाएगा। हालांकि हम बात कर लेंगे तो गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा के पूर्व, नमक यात्रा का पहले सूचना वायसराय लॉर्ड इरविन को दे दी थी किंतु इरविन उनकी इस कार्यवाही के महत्व को न समझ सके। और तो लॉर्ड इरविन को खबर मिल गया था, लेकिन वो गधा था, बेवकूफ था, उल्लू का पट्टा था, सुअर था, इसलिए उसको समझ में आया नहीं। अब गांधी जी कहे कि चल भैया तू गधा है, गोबर है, भैंस है, बैल का बुद्धि है, तो रहो तू, ठीक है। तो 12 मार्च 1930 को, करीबन 2 महीने बाद, तो 12 मार्च 1930 को नहीं, 26 जनवरी की बात थी ना, तो फरवरी पूरा और मार्च का 12, मतलब 40 दिन 45 दिन बाद से ही, तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने
साबरमती आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू कर दिया। 3 हफ्तों बाद वे अपने गंतव्य स्थान, मतलब जहां उनका मंजिल था, वहां पर पहुंचे। वहां उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर स्वयं को कानून के निगाह में अपराधी बना लिया था। तो भैया आप तंग तोड़ दिए। इस बीच देश के अन्य भागों में सामंतर नमक, जितना भी थे नमक उधर बनाने वाली जगह, तो सामंतर नमक यात्रा आयोजित की गई। हर तरफ से नमक यात्रा, हर तरफ से समुद्र चलो, हर तरफ से समुद्र के रास्ते में घुसो और वहां पर पानी बॉयल करो, नमक बनाओ। तो ये सब चल रहे थे। ये 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा की समाप्ति का सत्याग्रही प्रतीक नमक को उठाते हुए, देख लो यहाँ पे किस तरह नमक को उठा रहे हैं। नमक पत्थर में ले लो, पत्थर नहीं तो पत्थर का छोटा छोटा मिश्रण होता था, बालू जैसा पूरा नमक पूरा कहाँ फैला रहता था, बंदरगाह पे फैला मिल जाएगा, समुद्र के किनारे आपको मिल जाएगा, क्योंकि पूरा समुद्र तो नमक ही नमक है ना, पूरा नमकीन पानी है, कहीं भी बॉयल कर लो नमक तो निकल जाएगा वहां का। इसी तरह ये लोगों ने नमक बनाया और नमक बनाकर सब कार्य अपना चालू करने लगे। तो ये सबसे पहला मैं स्रोत 3 पढ़ देता हूं, नमक सत्याग्रह क्यों जरूरी था। उसके बाद भी तो बहुत है ना, अभी दांडी चलेगा, नमक यात्रा अभी चलने वाला है। तो नमक विरोध का प्रतीक क्यों था, नमक के लिए विरोध क्यों हुआ, इसके बारे में महात्मा गांधी ने लिखा। क्या लिखा पढ़ते हैं यहाँ पे, जानते हैं क्या लिखा। प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सूचनाओं से पता चलता है कि रोज रोज जो खबरें मिलती है उससे पता चलता है कि कैसे न्यायपूर्वक तरीकों से नमक कर को तैयार किया गया। नमक पर कानून लगा दिए गए, टैक्स लगा दिए गए, और उस समय टैक्स लगना भाई उन लोग का था और हम लोग नहीं देना हम लोग की बात थे। तो बिना कर जो कभी कभी नमक के मूल्य का 14 गुना तक होता था, उसका दाम बढ़ा दिया जाता था। तो नमक कर अदा किए गए नमक के प्रयोग को रोकने के लिए सरकार उस नमक को, जिससे वह लाभ पा नहीं सकती, लाभ पर नहीं बेच पाती, नष्ट कर देती थी। अगर नहीं मिलता तो नष्ट कर देगी, खराब कर देगी, फेंक देगी। अंततः बात कर लिया जाए तो यह राष्ट्र की अत्यधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर कर लगती है। मतलब जो आवश्यकता थी देश की उस पर इन लोगों ने कर लगा दिया। यह जनता को इसके उत्पादन से रोकती थी कि भैया जनता नहीं कर सकती उत्पादन, और प्राकृतिक ने जिसे बिना किसी श्रम के उत्पादित किया है उसे नष्ट कर देती है। अतः हम यहाँ पर बात कर लेंगे तो किसी भी जगह किसी भी वजह से किसी चीज को स्वयं प्रयोग न कर पाने अथवा अन्य को भी उनका प्रयोग न करने देने तथा ऐसे में उस चीज को नष्ट कर देने की इस अन्यायपूर्ण नीति को किसी भी विशेषण द्वारा नहीं बताया जा सकता है, किसी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। विभिन्न स्रोतों से मैं भारत के सभी भागों में, अलग अलग प्रकार से भारत के सभी भागों में इस राष्ट्रीय संपत्ति को बेलगाम ढंग से, मतलब किसी का कोई लगाव नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, तो बेलगाम ढंग से नष्ट किए जाने की कहानियां सुन रहा हूं। टनों न सही पर कई मन नमक, टनों न सही मतलब टन से ही बहुत ज्यादा, कई मन नमक कोकन तट पर नष्ट कर दिए गए, फिर से समुद्र में फेंक दिए गए। ठीक है, और बताया गया कि दांडी से भी इस तरह की बातें चलती आ रही है। किससे? दांडी से भी इस बात का खबर मिल रहा है। यहां कहीं भी बात कर लेंगे तो जहां कहीं भी ऐसे क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयोग हेतु प्राकृतिक नमक उठा ले जाने की संभावना दिखती है, वहां तुरंत अधिकारी नियुक्त कर दिए जाते हैं जिनका एकमात्र कार्य यही होता है कि विनाश करना होता है। जो भी नमक ले रहा है, बना रहा है, उसका विनाश कर दो। इस प्रकार बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा को राष्ट्रीय खर्चे से ही नष्ट किया जा रहा है और लोगों के मुंह से नमक छीना गया है। ये गांधी जी का कहना है। नमक एक अधिकार, एक तरह से चौतरफा अभिश्राप है। नमक पर किसी एक का अधिकार एक तरीके से हमारे लिए शराफ है, चारों तरफ से आने वाली बुराइयां हैं। यह लोगों को बहुमूल्य सुलभ ग्राम, समझना यहाँ पर, यह लोगों को बहुमूल्य सुलभ ग्राम उद्योग से वंचित करता है, मतलब गांव पर जो उद्योग चलता था उससे वंचित करता है, और प्राकृतिक द्वारा बहुयात
प्रकृति द्वारा बहुतायत में उत्पत्ति संपदा का यह जो अतिशय है, अतिशय विनाश करता है। और इस विनाश का मतलब ही है कि और अधिक राष्ट्रीय खर्चा, जितना विनाश उतना खर्चा। चौथा, और इस मूर्खता का चरम उत्कर्ष भूखे लोगों से हजारों प्रतिशत से अधिक की उगाही है। भूखे लोग से ये लोग काम करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर है कि चौथा और इस मूर्खता का चरम उत्कर्ष भूखे लोगों से हजारों प्रतिशत से अधिक की उगाही है। मतलब इतना नमक में कितनों को क्या मिल सकता है, बहुत कुछ, रोजगार मिल सकता है, व्यापार मिल सकता है, लेकिन ये सब छोड़कर ये एक अधिकार प्राप्त किए थे। सामान्य जन की बात कर लेंगे तो उदासीनता की वजह से, सामान्य जन की बात करेंगे तो उदासीनता की वजह से ही लंबे समय से यह कर अस्तित्व में बना रहा। आज जनता पर्याप्त रूप से जग चुकी है, आज जनता हर बात जान चुकी है, अतः इस प्रकार इस कर को समाप्त करना होगा। और कितनी जल्दी इसे खत्म कर दिया जाएगा यह लोगों की क्षमता पर निर्भर करता है, किसी दूसरे पर नहीं। लोग जितना जल्दी चाहेंगे खत्म हो जाएगा, लोग साथ दो हम खत्म कर देंगे। ये लिखा क्या कहा गया है, दी कलेक्टेड वर्क्स फॉर महात्मा गांधी CWMG खंड 49 में आपको ये मिलेगा पढ़ने के लिए, आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन है आपके लिए कि औपनिवेशिक सरकार द्वारा नमक को क्यों नष्ट किया जाता था, अंग्रेज नमक को क्यों नष्ट करते थे, और महात्मा गांधी नमक कर को अन्य करों की तुलना में अधिक दमनकारी क्यों समझते थे, क्यों मानते थे, इसके बारे में जवाब देना है। जवाब नहीं दे सकते तो अपने आप में बहस कर लेना, अपने 4-5 दोस्तों को बैठाओ, वहां पर बहस करो। पता है कि दोस्त ऐसे कमीने लोग होते हैं, जल्दी बहस करना नहीं जानते हैं, लेकिन आप लोग 12वीं में हो, 12वीं में हर चीज मुमकिन हो सकता है, तो आप मुमकिन कर सकते हो, करो, आराम से करो। कौन रोका है, कौन रोकता है क्या, कोई नहीं रोका है। इसलिए ना डरो ना सहमो, जो मन करे वो करो, लेकिन कानून संविधान के अनुसार करो। कानून हाथ में मत लेना, संविधान को पढ़ो, संविधान से सारा काम करो, कोई रोके टोकने वाला नहीं है। जो भी बोले संविधान की बात करो, तुम्हारी औकात है रोकने के लिए, चल ले चल, हम बाकी जेल से जाए कंप्लेन कर देंगे तुम्हारे बारे में। आपको जो भी डाउट है, जो भी कंप्लेन करना है, चाहे जो बताना है, पूछना है, आप हमें कमेंट कीजिए। विदिन 24 आवर में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।